नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ओम भारत में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयोग प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है दोस्तों कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, और गुप्त वंश का जो संस्थापक है कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन ये मानते हैं इतिहासकार कि ये लोग कोई स्वतंत्र राजा नहीं थे। ठीक है ना। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच गुप्त। ठीक है, 320 तक। उसके बाद गुप्त वंश का जो प्रथम महान शासक था ये कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये क्या किया? लिच्छवी की राजधानी थी कौन? कुमार देवी। इससे विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो महाराजा धीराज वही व्यक्ति बन सकता जो उस समय सबसे बड़ा महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा। ये कौन था? उस समय एक्चुअल में हुआ ये था कि बहुत सारे राजा, जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि सामंतवादी प्रवृत्ति, राजा के नीचे राजा। तो ये उस बात को भी दर्शाता है कि इसका उपाधि में भी दिखता है कि महाराजा धीराज है। ये महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा हैं। ये इसके नीचे राजा, इसके नीचे राजा, इसके नीचे राजा, ये सब राजा के ये राजा ये हैं, तो इसलिए क्या है? महाराजा धीराज। इससे पहले का जो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दो आरंभिक शासक हैं दोस्तों, इसके समय में माना जाता है कि ये भी कोई नीचे वाला राजा होंगे इसमें से, लेकिन ये ऊपर वाला राजा नहीं बने थे। ऊपर वाला राजा कौन बने थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम बने थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। और कब बने थे? 320 ईस्वी में बने थे। इसलिए चंद्रगुप्त जो गुप्त काल का स्थापना का जो वर्ष मानते हैं हम लोग 320 ईस्वी ही मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके 15 साल के बाद 320 में चंद्रगुप्त प्रथम बैठे। उसके बाद कौन बैठा? समुद्रगुप्त, उसका बेटा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 शासकों को क्या किया? पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसी विजय के कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि एक यूरोपियन विद्वान है उन्होंने कहा था। ठीक है, उसका नाम आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। और इसका जो राज दरबारी था कौन था? हरिसेन था। इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक किया था। प्रशस्ति मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रशस्ति मतलब होता है कि मतलब किसी के ऊपर आप लिखें जिसमें उसके बारे में बुराई बहुत कम किया गया है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर खूब लिखें। आई हाई क्या क्या थे समुद्रगुप्त, क्या थे कि आप जानते नहीं हैं। 9 ठो आर्यव्रत के राजा को हरा दिए, 12 ठो दक्षिणापथ के राजा को हरा दिए। तो एकदम खूब बढ़ा चढ़ा कर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। अश्वमेधकर्ता मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाए होंगे इन्होंने। ठीक है, आगे है दोस्तों कि जो समुद्रगुप्त है संगीत का प्रेमी था, ऐसा अनुमान करके उसके सिक्कों पर उसे ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक सिक्का है जिसके ऊपर एक शासक संगीत बीना बजा रहा है, ये कौन है? तो ये समुद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था। तो जो समुद्रगुप्त है इन्होंने क्या क्या उपाधि धारण की? विक्रमांक की और कविराज की उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाहियान कब आया था? तो ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। एक आया था हर्षवर्धन के काल में, वो कौन आया था? वेनसांग। तो ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। फाहियान के बारे में ये पहला चीनी यात्री था दोस्तों। ठीक है, जो कि कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का किस उपलक्ष्य में चलाया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। अब इसके समय में कौन सा शक बचे होंगे? अब देख ही रहे थे, मैं आपको बताया सबसे लंबा शक का कौन सा शासन करा था? पश्चिम वाला जो शक था गुजरात पर, जिसका शासन था काठियावाड़ पर, तो वही शक लोग, तो वही लोग को हराए थे ये लोग। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया? चांदी का सिक्का जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो हुआ वो था कौन? कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त, जो कि 415 से 454 ईस्वी तक था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इन्होंने ही किया था। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। किसके बाद आया था? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया था कौन? कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था?
तो कुमारगुप्त ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसका एक बार जीर्णोद्धार कौन करवाया? जो है रुद्रदामन प्रथम करवाए थे। वो कौन थे? शक थे। ठीक है, शकों का कौन सा शाखा थे? पश्चिमी शाखा थे। ठीक है, जो कि पश्चिम भारत पर शासन कर रहे थे। और दूसरा जो शासक था स्कंदगुप्त, उन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो स्कंदगुप्त था, उन्होंने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। सौराष्ट्र कहाँ है दोस्तों? तो सौराष्ट्र है आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात का जो इधर महाराष्ट्र के पास वाला जो इलाका है उसको सौराष्ट्र बोलते हैं। सौराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, रविन्द्रनाथ बोल रहा हूँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा जो हमारे स्पिनर, वो सौराष्ट्र से ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सौराष्ट्र के गवर्नर किस स्कंदगुप्त ने किसको बनाया था? पर्णदत्त को बनाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हुनों का जो आक्रमण सबसे पहला जो शुरू हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसका आक्रमण? हुनों का आक्रमण क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। जिसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। इसके दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी। ठीक है, जिसके शासक को क्या कहा जाता था? उपरीक कहा जाता था। तो देखिए, इसका जो सबसे ऊपर का बड़ा प्रदेश था वो क्या था? देश था। देश के बाद क्या था? भुक्ति था। भुक्ति। देश के बाद क्या था? भुक्ति था। तो देश का जो उत्तराधिकार देश का जो सबसे बड़ा शासक था उसको क्या बोलते थे? गोपना बोलते थे। भुक्ति का जो शासक था उसको क्या बोलते थे? उपरीक बोलते थे। उपरीक बोलते थे। देश का शासक को क्या बोलते थे? गोपना। और जो भुक्ति है उसका शासक को क्या बोलते थे? उपरीक बोलते थे। आगे बोलते हैं भुक्ति के नीचे विषय होता था। तो भुक्ति के नीचे क्या था? विषय होता था। विषय था। और विषय के जो अधिकारी थे उसको क्या कहते थे? विषयपति कहते थे। तब देख लीजिए, सबसे जो ऊपर का जो इसका क्षेत्र था वो क्या था? देश था। देश के बाद क्या था? भुक्ति था। भुक्ति के बाद क्या था? विषय था। अब देखिए, जो देश का अधिकारी था उसका नाम क्या था? गोपना था। जो भुक्ति का अधिकारी था उसका नाम क्या था? उपरीक था। जो विषय का अधिकारी था, विषय से ही नाम से संबंधित है, विषयपति था। ठीक है, आगे दोस्तों, भुक्ति के नीचे क्या था? विषय था। विषय के नीचे, अब देखते हैं, विषय के नीचे गांव ही होगा। तो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी क्या था? दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट और भाट कहा जाता था। जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये मामा है। कौन सा मामा? छोटा मामा। ये वो छोटा मामा मतलब जो हवलदार है उसको क्या बोलते थे उस टाइम में? गुप्त काल में चाट और भाट बोलते थे। जबकि जो मुख्य अधिकारी होता था, थानेदार साहब, वो क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। तो सारा इकाई आपको बता दिया। सबसे ऊपर देश था। देश के नीचे क्या था? भुक्ति था। भुक्ति के नीचे क्या था? विषय था। और विषय के नीचे क्या था? ग्राम था। ठीक है, देश का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? गोपना बोलते थे। भुक्ति का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? उपरीक बोलते थे। विषय का अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? विषयपति बोलते थे। और ग्राम का जो अधिकारी था उसका नाम अभी देखते हैं दोस्तों। इसका जो था मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का जो मुखिया था उसको क्या बोलते थे? ग्रामिक बोलते थे। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक। और ग्राम सभा का अन्य सदस्य क्या कहलाता था? महत्तर कहलाता था। ठीक है, ग्राम समूहों की छोटी छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। तो देखिए, पेठ से पेठा याद आ जाएगा, आगरा का पेठा आपको, लेकिन ये पेठा नहीं है। ये क्या है? ग्राम समूहों की छोटी इकाई है। मतलब एक गाँव, दो गाँव, तीन गाँव, मान लीजिए आप 2 गाँव का एक समूह, इसको क्या बोलते थे? पेठ बोलते थे। पेठ बोलते थे। ठीक है, तो ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। तो देखिए, ये दामोदरपुर ताम्रपत्र है, किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त कौन? उन्हें वही जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो इसी का अभिलेख कौन सा है? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें क्या मिलता है? भूमि बिक्री संबंधी अधिकारी के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। 1/4 भाग मतलब 25%, 1/6 भाग मतलब 16 से ही 2/3% तक क्या होता था? टैक्स लगता था भू राजस्व का। मतलब उस समय भूमि सबसे बड़ा राजस्व का केंद्र था।
तो इसके ऊपर टैक्स लगाना तो ज़रूरी ही था। कहीं कहीं पर 25% लगता था, कहीं कहीं पर 16 सही 2/3% आपका क्या लगता था, टैक्स लगता था। मतलब 1/4 और 1/6%, 1/6 आपका टैक्स लगता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, क्षेत्र किसको बोलते थे, तो कृषि करने योग्य भूमि को क्या बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे। जो कृषि करने योग्य भूमि उसको क्षेत्र बोलते थे। वास्तु किसको बोलते थे, बास करने वाले योग्य भूमि को वास्तु बोलते थे। चारागाह भूमि किसको बोलते थे, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह बोलते थे। खिल किसको बोलते थे, ऐसी भूमि जो जीतने योग्य नहीं थी, जोतने के योग्य नहीं थी। तो देखिए जो क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या करते थे, खेती करते थे। वास्तु में बसते थे, चारागाह में भैंस गाय भैंस चढ़ाते थे। जो खिल था, जिसको हम लोग जोत ही नहीं सकते थे, मतलब जिसमें खेती नहीं होता था, जिसको मतलब बंजर भी बोल सकते हैं, वो क्या था, उसको खिल बोलते थे। अप्रहत क्या था, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, उसको क्या बोलते थे, अप्रहत बोलते थे। तो जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, अप्रहत। मतलब वो जंगल है, जैसे झारखंड में बहुत सारा जंगल है, एमपी में बहुत सारा जंगल है, अरुणाचल में, मिजोरम में, तो ऐसा जो जंगल वाला क्षेत्र उसको क्या बोलते थे, अप्रहत बोलते थे, अप्रहत बोलते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। देखिए रहट का जो उपयोग है आपको ये मध्यकाल में भी बहुत सारा दिखेगा, लेकिन वो रहट थोड़ा विकसित होगा क्योंकि समय ज़्यादा विकास हो चुका था, लेकिन ये थोड़ा कम विकसित होगा। तो इस समय भी रहट या घंटी यंत्र का क्या होता था, प्रयोग होता था गुप्त काल में। ठीक है। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, वो था उज्जैन था। ठीक है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, आप जानते होंगे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता है। तो दिनार अभी देख सकते हैं, दिनार मतलब पश्चिम एशिया के बहुत सारे देशों को जो पैसा उसको दिनार बोलते हैं। ठीक है ना। तो गुप्त शासन में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्वर्ण मुद्रा है वो कौन जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया था। सबसे पहला नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो है कि सबसे उत्कृष्ट स्वर्ण सिक्का वो कौन जारी किया, कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया, ये गुप्तों ने जारी किया है। इनकी जो मुद्राएं हैं अभिलेख में क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। मतलब जो भी अभिलेख है, जैसे दामोदरपुर अभिलेख है कुमार गुप्त का, उसमें क्या लिखेगा, अगर वो लिखा होगा पैसा के बारे में तो क्या लिखेगा, दिनार लिखेगा। ठीक है ना। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जाति है दोस्तों। देखिए एक जाति अभी जो स्टार्ट हुआ, जिसको अभी आप लोग लाला भी बोलते हैं, श्रीवास्तव भी बोलते हैं, उसको कायस्थ भी बोला जाता है। इसका जो सबसे पहला वर्णन है वो कहाँ मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। पहला वर्णन कि हाँ भैया कायस्थ जाति होता है, लेकिन इसको जाति के रूप में वर्णन कहाँ पे किया गया है, ओसनम स्मृति में किया गया है कि कायस्थ एक जाति है। कायस्थ मतलब जो पहले जो राज दरबार में जो लिखा पढ़ा करता था उसको क्या बोलते थे, कायस्थ बोलते थे। इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। लेकिन जब एक जाति के रूप में एक ढल गया, इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, ओसनम स्मृति में मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो इस समय भी देखिए मनुष्य का जो मांस है ये लोग चढ़ाते थे। ये कहाँ पर है, विंध्य के जंगल में है। और ये कहाँ, कौन सा जनजाति थी, सबर जनजाति। ये लोग क्या करते थे, मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, किसको, देवता को, अपने भगवान को। ठीक है। सबर जनजाति विंध्य के जंगल के। पहली बार किसी ने सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो एरन अभिलेख कभी पूछ लिया, एरन अभिलेख किससे है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। और भानुगुप्त का अभिलेख ये कब का है, तो 510 ईस्वी का है। इससे हमको क्या पता चलता है, पहली बार किसी औरत का सती होने का प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है इससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन पहला जो हमको अभिलेख वाला साक्ष्य मिलता है वो हमको एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख किससे संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। ठीक है। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का क्या है, सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। और आपको याद होगा कि मैंने मौर्य काल में बोला था, उस समय रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है। इस समय क्या बोलते थे, वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को क्या कहा जाता था, कुटनी कहा जाता था, कुटनी। तो जो स्मार्ट है, सुंदर है, जवान है, उसको क्या बोलते थे, गणिका बोलते थे। और जो बुढ़ी है, वेश्या, उसको क्या बोलते थे, कुटनी बोलते थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ये लोग कौन से धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तथा उन्होंने राजधर्म बनाया था। इसको क्या बनाया था, राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तचरों का राजचिन्ह था। जो विष्णु का वाहन है गरुड़, ये क्या था, गुप्तों का राजचिन्ह था। और कौन से धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने इसको क्या था, राजधर्म बनाया था। और उसका जो विष्णु भगवान का जो
वाहन है जिसके ऊपर विष्णु भगवान उड़ते हैं, गरुड़, वो क्या था, इनका राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर हैं। तो इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हमको मिलता है कि हाँ ये गुप्त काल से संबंधित है, विष्णु भगवान को लोग मानते थे, क्या है वो देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ है, यूपी का एक झांसी में है। वहाँ पे क्या मिलता है हमको, दशावतार मंदिर मिलता है, ठीक है, जहाँ पे विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन दिखाया गया है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। अजंता में कुल 29 गुफा हैं, उसमें से केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्त काल का है। तो इसमें गुफा संख्या जो 16 और 17 है किससे संबंधित है, गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इसमें गुफा संख्या 16 और 17 कौन सा काल से संबंधित है, गुप्त काल से। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अजंता की गुफाओं की बात कर रहा हूँ। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अजंता की जो गुफा है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो गुफा संख्या 16 और 17 है किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। और 16 में क्या दिखाया गया है, मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें राजकुमारी क्या करती है, मर रही होती है, और उसके अगल बगल में जो उसका परिवारगण है वो लोग बहुत ही एकदम परेशान, टेंशन में हैं, वही दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गुफा संख्या 17 की जो चित्र है उसको चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। चित्रशाला मतलब क्या दोस्तों, चित्रशाला मतलब एक जैसे कि होता है ना, एक तो बुक है चित्रकला का बुक, तो वही चित्रशाला का एक चित्रशाला बोल दिया इसको। ये जो गुफा संख्या 17 है क्या है, चित्रशाला है। और चित्रशाला में क्या है, बुद्ध का जो जीवन से लेकर के मरण तक जो प्रत्येक घटना है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कभी कभी पूछ लिया जाए कि ये गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मंदिर है और उसका स्थान है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, वो सबको देख लीजिए। ये मंदिर बहुत ही फेमस है दोस्तों, तो इसका नाम और उसका स्थान देख लीजिए, बहुत ही फेमस है, इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं। तो विष्णु का मंदिर कौन सा है, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। शिव का मंदिर कहाँ है, भूमरा में, नगौदा, मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ है, नैना कुठार, मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। शिव का मंदिर कहाँ पे है, खोह, नागौद, मध्य प्रदेश। देखिए नागौदा में ही शिव का 2 मंदिर मिल गया, एक शिव मंदिर भूमरा और एक है शिव मंदिर खोह, दोनों कहाँ पे, नगौदा में है, ठीक है। तो खोह और भूमरा शिव मंदिर है, और देवगढ़ और तिगवा ये क्या है, दोनों विष्णु के मंदिर है। और दोनों, एक तो तिगवा कहाँ पर है दोस्तों, तिगवा मैंने गलती बोल दिया क्या, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए ये जो है हाँ तिगवा, ठीक है, एक तिगवा में है, वो कौन सा है, विष्णु मंदिर, वो तिगवा कहाँ है, जबलपुर में है। और जो देवगढ़ है वो कहाँ पे है, झांसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर इसका नाम, ये कहाँ पर है, भीतरगांव में। भीतरगांव कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। कानपुर का उत्तर प्रदेश में तो जानते हैं। लक्ष्मण मंदिर ईंट द्वारा निर्मित, यहाँ पर जो ईंट द्वारा निर्मित पहला मंदिर हमको मिलता है वो कौन सा है, लक्ष्मण मंदिर है, भीतरगांव का ही मंदिर है, ठीक है, कानपुर में। आगे है दोस्तों कि अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, बता चुका हूँ दोस्तों। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में देखिए एक तो अजंता की गुफा मिला, दूसरा कौन सा गुफा है, बाघ गुफा, ठीक है। तो गुप्त काल की अन्य निर्मित गुफा में क्या है, बाघ गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर है। विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो गुप्त काल का पहला गुफा अजंता था, दूसरा गुफा क्या है, वो है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कहाँ है, बाघ नामक एक राज्य, एक स्थान है जो कि ग्वालियर में है, और ये विंध्य पर्वत को काट करके बनाया गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था, कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसमें संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था, वो कालिदास था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था, धन्वंतरी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था, धन्वंतरी था। एक मैंने आपको चरक के बारे में बताया था, वो किसके काल का था, कनिष्क के काल का था, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्राहक, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षाकारित्व। देखिए जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, आप जानते हैं। इसको कब लिखा गया था, गुप्त काल में ही लिखा गया था। और ये दुनिया में जो अभी जैसे कि देखिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियनों का जो पुस्तक है बाइबल, ये दुनिया का सबसे फेमस किताब है। और लेकिन उसके बाद जो किताब फेमस है दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा, वो कौन सा किताब है, वो पंचतंत्र ही है, ठीक है।
इसका कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कौन कौन सा? मित्र भेद, मित्र लाभ, ठीक है, संधि विग्राहक, लब्ध प्रनाश और क्या है? अपरीक्षा कारित्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो आर्यभट्ट ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा। इसी के द्वारा पहली बार बताया गया कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बाकी सब जगह, चाहे दूसरे धर्म में, चाहे दूसरे पुस्तकों में, ये बताया गया था कि पृथ्वी के चारों ओर सब कोई घूमते हैं, ठीक है। जबकि आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं भैया, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई थी। जो अभी हम गुप्त जो पुराण देखते हैं, पुराण, ठीक है, जितने भी पुराण हैं उसको हम लोग जो देखते हैं, वो जो उसका जो आरंभिक मतलब अभी का जो रूप है वो किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। ऐतिहासिक परंपरा मतलब जो भी, जैसे कि एक होता है संसार कैसे बना, फिर संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये तो हो गया। उसके बाद संसार कैसे चल रहा है, तो संसार कैसे चल रहा है उसमें अब राजा का तो नाम तो होगा ही, तो इसलिए हमको क्या बोलता है? ऐतिहासिक परंपरा भी मिलता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। तो गुप्त काल में देखिए, एक तो सोना को सिक्का को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे, और चांदी के सिक्का को क्या बोलते थे? रुपया का कहा जाता था, ठीक है। याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। तो गुप्त काल में कौन कौन सी स्मृतियों की रचना हुई थी? याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इसकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। तो मंदिर बनाने का जो कला है, इसका जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इससे पहले मंदिर नहीं बनाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते, मूर्ति बनाया जाता था, जबकि मूर्ति आप देखेंगे कि उससे पहले जो है, जो स्तूप बना था, सांची का स्तूप, उस समय मूर्ति दिखा था। बौद्ध धर्म का जो ये था, उसमें आपको स्तंभ के ऊपर मूर्ति दिखेगा, ये सब दिखेगा, लेकिन मंदिर नहीं बनता था। मंदिर कब से बना? गुप्त काल से बनना स्टार्ट हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है, किस लिए? क्योंकि इसका जो सांस्कृतिक उपलब्धि है बहुत ज़्यादा है। इस समय मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत सारा गुफा का निर्माण हुआ, बहुत सारा कला का निर्माण हुआ, बहुत सारा पुस्तक का निर्माण हुआ, जिसके कारण से इसको क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पुष्यभूति वंश को पढ़ेंगे, इसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। तो अगले वीडियो में ज़रूर उपस्थित होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।